So welcome back to the next lecture of the series, and today I'm going to discuss about capacitor and capacitance. First of all, what is capacitor? So capacitor is a system of conductors separated by some dielectric. तो इसमें कंडक्टर होंगे, इसमें बेसिकली दो कंडक्टर होते हैं नॉर्मली। एक मान लीजिए कंडक्टर ए है, एक मान लीजिए कंडक्टर बी है, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक। अब ए और बी के बीच में तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो इसके बीच में एयर है। एयर जो इंसुलेटर होता है ना, डाइलेक्ट्रिक होता है, तो एयर विल बी सर्व एज द डाइलेक्ट्रिक। और इन दोनों पे चार्जेस लिए जाते हैं। मान लीजिए Q1 Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अज्यूम करिए V है। नॉर्मली Q1 जो है वो प्लस Q होता है, और Q2 जो है वो आपका माइनस Q होता है। तो आपके दो सिस्टम होंगे, दो कंडक्टर होंगे बेसिकली। दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक। अगर कुछ भी नहीं है तो एयर होगा, विच इज़ ऑल्सो द डाइलेक्ट्रिक। और उनके बीच में, उनके ऊपर जो चार्ज होगा, एक के ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा एग्जैक्टली उतना ही चार्ज दूसरे पे माइनस का ही होगा। तो ये तो बात हो गई कैपेसिटर की कि कैपेसिटर क्या होते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ कैपेसिटी, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर पे, मेटलिक कंडक्टर होते हैं, बेसिकली मेटल ही कंडक्टर होते हैं, उस पर आप चार्ज स्टोर कर सकते हो, यानी कि आप उसको चार्ज सप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको चार्ज दोगे वो उस पर अकुमुलेट होता चला जाएगा। तो द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज़ बेसिकली नोन एज द कैपेसिटी। जैसे आप समझिए एक पानी का बर्तन होता है, उसकी कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी कंडक्टर की कैपेसिटी से मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर कितना चार्ज भर सकते हैं। वो पानी है या चार्ज है, तो कितना चार्ज आप उस पर एक्युमुलेट या स्टोर कर सकते हो। और ये जो प्रॉपर्टी होती है आप इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन ए कंडक्टर और ऑन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में बेसिकली मैंने क्या बताया आपको कि दो प्लेट्स होंगी, दो मटेरियल होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल होंगे, वो दोनों किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे। तो इसमें एक प्लेट भी होती है कभी कभी, दूसरी मान लीजिए सिर्फ प्लेट ए है, तो दूसरी प्लेट कहाँ से आएगी, दूसरी प्लेट को आप इन्फिनिटी पर ज्यूम कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैपेसिटर। आपको अब एक बात पता है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है, मैंने कहा Q1 जो होता है Q होता है। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज Q है, Q1 इज इक्वल टू प्लस Q और Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। ओके, तो मान लीजिए आप जो है इस पॉइंट P पे इस प्लेट की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से R है, Q/R। अगर चार्ज ट्वाइस हो जाएगा तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर चार्ज यहाँ पर 3 टाइम हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल भी क्या है, 3 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग में पोटेंशियल भी इंक्रीज होता रहता है। दैट मीन्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ओके, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको कोई कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर C, एंड V मल्टीप्लिकेशन में है। तो बेसिकली Q/V का जो रेशियो है वो इस C के इक्वल आया, विच इज़ द कांस्टेंट। यही कांस्टेंट कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जैसे जैसे आप किसी कंडक्टर की पे चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रेशियो जो है इनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वही रेशियो बेसिकली ये बताता है कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है। C से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट आप चाहें तो कोलम और पोटेंशियल की यूनिट से निकाल सकते हैं, कोलम पर वोल्ट हो सकती है, लेकिन इसकी जो बड़ी फेमस यूनिट है वो है फैरेड। और 1 फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो हम बेसिकली नॉर्मली हम माइक्रो फैरेड यूज़ करते हैं। तो माइक्रो फैरेड का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, F से डिनोट किया जाता है इसको। तो 1 माइक्रो फैरेड का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रो फैरेड भी काफ़ी बड़ी यूनिट होती है वैसे। तो उसके अलावा हम नैनो फैरेड या पिको फैरेड यूज़ करते हैं। नैनो फैरेड का मतलब हो गया 10⁻⁻9 फैरेड, 4 नहीं है 9 है, -9। और पिको फैरेड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरेड। इस तरह से मिली फैरेड और आप लिख लीजिए। मिली फैरेड का मतलब होता है 10⁻³ फैरेड। मिली का मतलब 10⁻³ है, अब यहाँ फैरेड है तो आपने फैरेड लिखी। इसी तरह माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। ये सारे 9th क्लास में आपको बता दिए जाती हैं सारी चीज़ें। तो कैपेसिटर समझ में आ गया। इट इज़ द सिस्टम
विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाई टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई ए डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक एयर है, इसमें कोई रबर कोई प्लास्टिक भी आप लगा सकते हैं दोनों के बीच में। और किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज और उसके पोटेंशियल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वही कांस्टेंट आपकी कैपेसिटी कहलाती है। तो कैपेसिटी इज द बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, और हाउ मच स्टोर कैन यू स्टोर द चार्ज ऑन ए कंडक्टर। अब कैपेसिटर कई तरह के होते हैं। आपकी बुक में जो कैपेसिटर है वो है सिर्फ एक तरह का, और वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो रिलेटेड है एक बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की मैं बात करता हूँ। एक स्फेयर है, अब एक ही स्फेयर है तो मतलब दूसरा आपने इन्फिनिटी पे ज्यूम कर लिया है, वरना दो होने चाहिए थे, दो का पेयर होता है ना। तो एक स्फेयर है प्लस क्यू चार्ज वाला, माइनस क्यू वाला कहीं इन्फिनिटी में, हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं है, इसके ऊपर चार्ज ये है। इस स्फेयर की रेडियस मान लीजिए आर है, तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसकी सरफेस पे नहीं, इस पूरे के अंदर भी इतना ही पोटेंशियल होगा। ये बात मैंने कल डिस्कस करी है कि पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर भी होता है। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। भाई क्यू को इधर लेके आगे, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो क्यू अपॉन वी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और क्यू अपॉन वी को आप क्या कह रहे थे, अभी सी की कह रहे थे आप इसको। तो क्यू अपॉन वी इज बेसिकली सी, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसा कि आप देख सकते हैं कैपेसिटी सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करती है, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा स्फेयर होगा उतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी। मीन्स यू कैन स्टोर मच चार्ज इन ए बिगर स्फेयर्स। कैपेसिटी के ज़्यादा होने का ये तो मतलब है। अब आप ये मानिए अगर मैं पूरी अर्थ को एक मैं मेटेलिक बॉल बना दूँ, इफ़ आई एज्यूम दैट एंटायर अर्थ इज़ अ मेटेलिक बॉल, or I assume that this entire planet is become metallic, तो you can consider it as a कैपेसिटर। तो उस वक्त इस पूरी अर्थ को अगर मैं एक मेटल का कैपेसिटर मान लूँ तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। आपको पता है रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। ये वैल्यू ज़रा आप रख के देखिए यहाँ पर। तो अगर मैं इसको देखूँ, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं। कैपेसिटी स्फेयर की होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अर्थ के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, दैट इज 64 इंटू 10⁻⁶ मीटर। आर की वैल्यू कितनी होती है अर्थ के लिए, 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हटाने के लिए आपको 3 मीटर, 1000 होता है ना किलोमीटर मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप करिएगा तो ये आएगी 1/9 इंटू 10⁹। आपको याद है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो ये नीचे की जगह ऊपर जाता, इंटू 6400 इंटू 10⁻3। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फैरड, और यू कैन से 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। पूरी अर्थ भी एक फैरड की नहीं बनी है। अगर आप पूरी अर्थ को भी एक कैपेसिटर बना दो तब भी वो कितने का आ रहा है, सिर्फ 711 माइक्रो फैरड। -6 है ना, 10⁻⁻6, तो इसको हम माइक्रो कहेंगे। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि एक फैरड कितना ज़्यादा होता होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, हम नॉर्मली इसको ओमिट करते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कि अगर आपका कैपेसिटर स्फेरिकल है तो उसकी कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपका जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो कि आपके सिलेबस में है, तो आप उसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे। तो 2 पैरेलल प्लेट ले लीजिए, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब मैंने बताया 2 प्लेट होती हैं तो एक पे प्लस चार्ज लिया जाता है और दूसरी पे उतना ही चार्ज माइनस का लिया जाता है, और उन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, जो कि यहाँ पर एयर है। एयर इज ऑल्सो ए डाइलेक्ट्रिक, एयर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें माइनस का चार्ज है इतना ही। इसका मान लीजिए, अब चूँकि प्लेट जो है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है, तो उसकी भी सिग्मा ही होगी बट विद नेगेटिव साइन। अब इस प्लेट की वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा इस पॉइंट पे वो इधर होगा, और एक प्लेट की वजह से, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का कितना होता था, सिग्मा अपॉन हाफ एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको याद हो गॉस लॉ की एप्लीकेशन मैंने दोबारा पढ़ाई थी तो उसमें भी आया था। तो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लीजिए, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। इस दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स इट होगा, तो ये इधर ही चला जाएगा, और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में और दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों की आपने सिग्मा सेम लिया है, एक का प्लस है एक का माइनस है, साइन हम ओमिट कर रहे हैं फिलहाल, ये बात मैंने कल भी डिस्कस करी थी, ओके। तो होगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इन बिटवीन कैपेसिटर्स वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज इक्वल टू नथिंग बट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर इन दोनों के बीच की प्लेट का सेपरेशन d है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन मैंने कल लिखा था, v अपॉन डी भी होता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स v अपॉन डी विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों जो है सेम ही तो चीज़ को बता रहे हैं। अब सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की आप ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए इन इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 3 में ये वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, v अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, a एप्सिलॉन नॉट इंटू वी इज इक्वल टू q इंटू डी, और यू कैन से v को इधर ले जाइए और d को इधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d विल बी इक्वल टू q अपॉन v। q अपॉन v को तो आप c कहते हो, कैपेसिटेंस, which is implies that capacitance of a parallel plate capacitor will be equal to epsilon naught a upon d हो गया ये, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द कैपेसिटी फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको दिख रहा है प्लेट के एरिया और प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है ये जो मैंने सेपरेशन डी लिया था उस पर डिपेंड करता है। अगर दूर होंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी और अगर पास में होंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर बड़ी प्लेटें होंगी यानी उनका एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और अगर उनका एरिया कम होगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये अंडरस्टूड चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। तो ये था किस केस में, एयर के केस में। तो मैं यहाँ पर सी नॉट लिख देता हूँ, नॉट का मतलब होता है एयर के केस में। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर ना होके, ये दोनों प्लेट थी ना, एक प्लस वाली थी एक माइनस वाली थी, सॉरी माइनस वाली थी, इनके बीच का सेपरेशन पहले की तरह डी ही है। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अभी भी वी ही है। अब आपने बीच में एक मटेरियल, मान लीजिए आपने वैक्स भर दिया बीच में, या आपने कोई प्लास्टिक लगा दिया, तो वो तो डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली मुझसे सवाल किया था किसी ने कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, तो कुछ देर बाद जो है डाइलेक्ट्रिक के वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे। किस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाके ब्रेक होंगे वो एक के बताता है। ये के की जितनी वैल्यू हाई होगी, मान लो के की वैल्यू है 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर, तो इसका मतलब ये है कि जब आप 10⁻⁵ वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे वोल्ट पर मीटर का, तब जाके आपके वो जो मॉलिक्यूल जो मैंने आज बताए थे वो ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो ये के जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब चेंजेस कहाँ पर आएंगे इस पूरे डेरिवेशन में जो मैंने पहले किया, चेंजेस कहाँ पाएंगे, चेंज आएंगे यहाँ पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो एयर के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये। अगर आप किसी मीडियम के अंदर हैं तो फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है, ये एप्सिलॉन बन जाता है। तो अब जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेसिकली जैसे पहले किया था ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, तो अब आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समझ रहे हैं ना कैसे आया ये। एप्सिलॉन नॉट जो है एयर के लिए था या वैक्यूम के लिए होता है, अब जो है मीडियम आ गया बीच में, तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला वही वी अपॉन डी हो गया।
अब आप फिर से दोनों को इनको इक्वेट कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी अपॉन डी। सिग्मा की फिर से वैल्यू रखिए, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे पहले की तरह मैंने किया था, सी कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। फर्क देखिए आप दोनों में कहाँ पर है। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं एयर है तो सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अगर बीच में आपका कोई मीडियम आ गया है तो फिर एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। ये फ़र्क है। लेकिन आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है पूरे के 9 इंटू 10⁻9। लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो ये होती है। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, बेसिकली एक रिलेशन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी मैंने कहा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको मैंने कहा था के इक्वल भी ये होती है, डायलेक्टिव, बिल्कुल पहले लेक्चर की बात है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, और के आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप एप्सिलॉन को रिप्लेस करके एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा इस केस में हो जाएगा एप्सिलॉन की जगह जो ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है ना नीचे, इसकी जगह मैं लिख दूंगा के एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने अभी निकाला है ना नीचे, ये जो मैंने लिखा है नीचे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख दीजिए के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो पहले वाले रिलेशन में और उस वाले रिलेशन में सिर्फ के का फ़र्क है। अगर के यहाँ हो जाए तो ये सी नोट ही बन जाएगा, या के यहाँ से हटा दो तो सी नोट बन जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो आगे वाली टर्म है ये सी नोट के इक्वल है। तो सी जो है किसी मीडियम के लिए है और सी नोट जो है वो एयर के लिए है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, वो सी के इक्वल आ जाता है। इस मेथड से अगर आपको सी और सी नोट पता है, यानी कि आपको ये पता है कि आपका कैपेसिटेंस मीडियम में कितना है और आपका कैपेसिटेंस एयर में कितना है, तो आप उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने बीएससी फाइनल ईयर की लैब में। वैक्स लगाया था, 2 प्लेट ली थी, दोनों को खाली रखा, तो फिर सी नोट निकाला, फिर दोनों के बीच में वैक्स भर दिया, उसके बाद सी निकाला, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल कर के आ गया था। तो उससे हमें पता चल गया था कि वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो इस तरह से लेबोरेटरी में से यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक और डेरिवेशन इसी में होता है, लेकिन वो मैं आपकी बुक पे देख रहा था एनसीईआरटी में, तो वो उसमें नहीं है, लेकिन टीचर इसको नॉर्मली करवाते हैं, तो मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, क्योंकि जब एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फिर ये उसमें होता क्या है, जैसे आपके सामने 2 प्लेट थी ना, तो एक केस हमने लिया था कि दोनों के बीच में एयर कर दिया था, एक केस लिया था हमने दोनों के बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक भर दिया था। अगर दोनों के बीच में एयर भी रहने दो और डाइलेक्ट्रिक भी रहने दो, यानी कि ना तो आपने पूरी तरह से एयर को हटाया और ना ही आपने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक को फिल किया, एक हल्की सी स्लाइस आपने रख दी थिकनेस टी की, ये पूरा इधर एयर ही है, अभी भी इधर भी एयर है, ये दोनों प्लेटें हैं पहले वाली, लेकिन अब बीच में एक हल्की सी स्लाइस आपने लगा दी है एयर की। तो कंप्लीटली फिल्ड अगर नहीं, इसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर आपके कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड हो विद डाइलेक्ट्रिक, तब क्या आएगा। तो इसका डेरिवेशन मैं हर साल करवाता था, इस साल मैं नहीं करवाऊंगा इसको, अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में करवा दूंगा स्कूल खुलने पे, लेकिन मैंने बुक में आपको देखा तो इसका वो नहीं था। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये याद रखिए बस आप, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी क्या है, टी उस स्लाइस की थिकनेस है जो डाइलेक्ट्रिक की इन दोनों के बीच में भर दी गई है। अब आप यही देख लो, अगर ये टी जो है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक आपका ये वाला डाइलेक्ट्रिक अगर यहाँ तक होगा, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितनी है, ये डी है, उसके बीच में हल्की सी एक स्लाइस है टी थिकनेस की, यानी कि अगर थिकनेस टी जो है डी के इक्वल हो जाए, अगर टी जो है आपका डी के इक्वल हो जाए, तो देखिएगा जरा क्या फॉर्मूला आता है निकल के। टी जो है डी हो गया, डी अपॉन के, ये कैंसिल हो गया, के ऊपर चला जाएगा, आ गया ना वो फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे निकाला है। तो ये इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही है। इसके बाद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सीरीज। ये आपको ये बात पढ़ाई गई होगी कि रेजिस्टेंस को आप सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है ये, 2 प्लेट हैं बस इस तरह से।
और ये वायर लगे हुए इस तरह से दोनों प्लेट पे, ठीक है। तो अब जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। वहाँ भी सीरीज और पैरेलल देखा था आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए। तो ले लीजिए 2-3 कैपेसिटर ले लीजिए। एक कैपेसिटर ये है, इसकी कैपेसिटी मान लो C1 है, इसकी कैपेसिटी मान लो C2 है, इसकी कैपेसिटी मान लो C3 है, और सो ऑन C4 C5 C6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इधर से चार्ज जाएगा। तो जो चार्ज C1 पे जाएगा वही C2 पे जाएगा, वही C3 पे जाएगा। तो चार्ज जो है वो तीनों पे सेम रहेगा। पोटेंशियल इसका मान लो V1 है, पोटेंशियल इसका V2 है, पोटेंशियल इसका V3 है। पोटेंशियल के सेम होने के लिए सबका एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरीज़ में जो है पोटेंशियल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसका दूसरा पॉइंट यहाँ है तो तीसरा, तो सबके पॉइंट्स अलग अलग कनेक्टेड हैं। ओके, चार्ज तीनों में सेम है, पोटेंशियल तीनों का डिफरेंस है। तो टोटल पोटेंशियल आप अज्यूम कर लीजिए, इसका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल चार्ज जो है वो Q ही रहेगा। ओके, और टोटल कैपेसिटी आप मान लीजिए C है, विच विल बी इक्वल टू Q अपॉन V। ये फंडामेंटल फॉर्मूला, ये टोटल है। C जो है तीनों को कंबाइन करके जो आएगी, पता नहीं कैसे कंबाइन करेंगे, लेकिन तीनों को कंबाइन करके जो आएगी वो मान लो C आएगी। और टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा। V को मैंने लिख दिया ऊपर, ये है। अब आप पहले कैपेसिटर की बात करिए। पहले कैपेसिटर का में चार्ज तो Q है, लेकिन Q होता है C इंटू V, और ये पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V1। इसका मतलब ये हो गया V1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1। ये तो हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले कैपेसिटर में भी चार्ज तो Q ही है, तो C2 V2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है V2 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C2। इसी तरह से V3 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C3। अब आप इन तीनों का सम करके टोटल पोटेंशियल निकाल लीजिए, जो मैंने लिखा है इधर यहाँ पर ये। तो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस टोटल पोटेंशियल V की मैंने निकाली है, मैंने हाँ, V कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। तो इस V की जगह रख दीजिए टोटल पोटेंशियल की जगह टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। V1 की जगह आप रखिए Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2, V3 की जगह Q अपॉन C3। सारे कैंसिल हो जाएंगे, Q दोनों तरफ से बच जाएगा। 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और अगर C4 और होगा तो 1 अपॉन C4, 1 अपॉन C5, 1 अपॉन C6। आपको याद होगा ये रेजिस्टेंस में पैरेलल के केस में आता है, लेकिन कैपेसिटर में ये सीरीज़ के केस में आ रहा है, तो बिल्कुल उल्टा है रेजिस्टेंस है। ओके, अगर आपके रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज़ में लगे हैं तो आप इस तरह से इसको निकालेंगे। दूसरा है पैरेलल में जब आप लगाएंगे, तो पैरेलल में आप कैपेसिटर लगा लीजिए इसी तरह से 3 C1 है, C2 है, C3 है। अब सारों के सारे सबके एंड पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है। C1 का भी एंड पॉइंट यहाँ है, C2 का भी एक पॉइंट यहाँ है, C3 का भी एक पॉइंट यहाँ, इधर भी दोनों के सबके एंड पॉइंट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि तीनों पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, और वो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस बैटरी का पोटेंशियल है, क्योंकि बैटरी भी एंड पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो इस बैटरी का पोटेंशियल V मान लीजिए, तो यहाँ भी पोटेंशियल V है, यहाँ भी पोटेंशियल V है, यहाँ भी पोटेंशियल V है। चार्ज का देखते हैं क्या हिसाब है। चार्ज मान लीजिए चला यहाँ से Q, और जब ये इस जंक्शन में पहुँचेगा तो 3 जगह डिवाइड होगा। अगर तीनों इक्वल होंगे तो इक्वली डिवाइड होगा। अब मैंने तो कहा नहीं कि तीनों इक्वल हैं, तो हमें नहीं पता कैसे डिवाइड हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पर गया Q1, यहाँ पर चार्ज गया Q2, यहाँ पर चार्ज गया Q3। तो पहले वाले पर जो चार्ज है Q1 दैट विल बी इक्वल टू C1 V। V क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पोटेंशियल सब पे ही सेम है। इस तरह से Q2 विल बी इक्वल टू C2 V, इस तरह से Q3 विल बी इक्वल टू C3 V। तो जो नेट चार्ज था जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यही तो हुआ है 3 जगह। Q ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना 3 जगह, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, और टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ज़रा इनको ऐड करिएगा। ये आ जाएगा C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। तो यू कैन से C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू
V, ये टोटल चार्ज है। अगर टोटल पोटेंशियल V है जैसे कि पहले बताया गया है और इन तीनों की टोटल कैपेसिटी C है, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल। तो इस Q की जगह आप ये रख दीजिए, तो C इंटू V विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से V कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल में आया, जबकि रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में आता है। तो बिल्कुल उल्टा है, मैंने पहले ही बताया था, जो पैरेलल में वहाँ होता है वो यहाँ सीरीज में है, जो सीरीज में वहाँ है वो यहाँ पैरेलल में है। ओके, ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के ऊपर कितनी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए बड़ा आसान फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर। एनर्जी बेसिकली वर्क की एक फॉर्म है। वर्क होता है आपका Q इंटू V। अगर एक बॉडी से जिस पे चार्ज Q है दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप में अगर मैं करूँगा इसको, तो मैं इसको लिखूँगा स्मॉल वर्क विल बी इक्वल टू स्मॉल चार्ज इंटू पोटेंशियल। यही पोटेंशियल, यही वर्क जो है वो आपकी एनर्जी के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, V इंटू डी क्यू। यही करते हैं ना, वर्क का फॉर्मूला ये है जिसको हमने एनर्जी कहा था, Q कहा था, Q इंटू V पिछले अभी मैंने पढ़ाया कुछ दिनों लेक्चर में पहले। तो ये एनर्जी हो जाएगी आपकी V डी क्यू। अब इंटीग्रेशन Q में ये V है तो V को रिप्लेस करो Q की फॉर्म में। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV। इसका मतलब ये हुआ V कैन बी रिप्लेस्ड बाई Q अपॉन स्मॉल ले लो, मैंने यहाँ ऊपर स्मॉल लिया है, Q अपॉन C। ये वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो गया आपका Q अपॉन C डी क्यू। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से कैपिटल Q, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, यही तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो 1 अपॉन C बाहर ले लीजिए, Q डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाई 2, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू Q, अपर लिमिट रख दो तो कैपिटल Q बन जाएगा, लोअर लिमिट में 0 ही रहेगा, तो अपर लिमिट रख दो बस। यह हो जाएगा 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। लोअर लिमिट 0 है तो 0 कर देगा उसको। तो ये कितना हो गया जी, अब टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अब इसके अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, तो Q की वैल्यू ज़रा यहाँ पर CV रख देना। कितना हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C कैंसिल हुआ, ये बच जाएगा हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्म और हो सकती है, उसको देखना बुक में, मैं उसको नहीं बताऊँगा। जैसे इसमें Q और C है, इसमें C और V है, तो एक ऐसी फॉर्म आएगी जिसमें C कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में C आ रहा है ना, यहाँ पर V नहीं था, यहाँ पर Q नहीं है। एक ऐसी फॉर्म आएगी जिसमें C नहीं रहेगा। खैर, ये तो खैर आपकी एनर्जी के बारे में बात हो गई। अब इसमें बड़ा एक फॉर्मूला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी के लिए। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पैरेलल प्लेट के लिए मैं बात करूंगा। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे मैंने अभी बनाया था, सॉरी नेगेटिव। एनर्जी हमने निकाली है Q स्क्वायर अपॉन 2C, पहले ये निकाली है। C की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। अगर बीच में एयर है, तो यहाँ कुछ कहा नहीं तो एयर ही एज्यूम कर लिए। ठीक है, ये C की वैल्यू रख दीजिए ज़रा वहाँ पर। U कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए तो U की वैल्यू कितनी आएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2, और C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऊपर चला जाएगा। ये हो गया जी। अब आप इसमें क्या करेंगे, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कर देंगे इंटू 2 यहाँ रहने दो, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ रहने दो, इंटू D इंटू A। आपने इस ऊपर वाला एक्सप्रेशन से A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, और एक यहाँ पर आ गया। ये क्या हो गया आपका, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। और सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए।
तो क्या बन गया ये, इस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ये तो हो गया। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आया था, याद है, पैरेलल प्लेट के बीच में। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, रिप्लेस कर दीजिए इसको ई से। तो ये कितना आ गया आपका, आपकी एनर्जी आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये एक फॉर्म है एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, क्या थी एनर्जी, आपकी सॉरी एनर्जी डेंसिटी नहीं है, वो एनर्जी है। ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ए इज़ द एरिया एंड डी इज़ द लेंथ। एरिया इंटू लेंथ विल बी द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो ये आपका आ गया यू इज़ इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू, अब वी मैं नहीं लिखूंगा, वी वोल्टेज को भी कहते हैं, तो वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं। अब आप डिफाइन करेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब जब आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यू कितना आ गया, स्मॉल यू विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। Okay, this is all about this second chapter, and we will discuss the doubts about this chapter in the tutor lecture. Thank you.